हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि आप इसमें कहते हैं कि आप वाटर के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन सी इमेजेस आती हैं। आप रिवर्स के बारे में सोचते हैं, वाटरफॉल्स, या फिर रिवर तो नदियाँ हो गई, वाटरफॉल होते हैं झरने, जो ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है वो झरने होते हैं, उन्हें वाटरफॉल्स बोलते हैं। रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदें, पानी आपकी टंकियों में। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है पेपर बोट्स बनाना जब बारिश आती है उस पानी में। और बाय नून क्या होता है, जो वो होती हैं उनकी पानी की बोट्स, वो सब, और रेन की ड्रॉप्स, ये सब क्या होता है, वैनिश हो जाती हैं। जो ये वाटर होता है ये जाता कहाँ है, तो ये जो सन की हीट होती है ये इवेपोरेशन कॉज करती है वाटर वेपर का। मतलब जैसे कि किसी भी सरफेस पे वाटर है तो वहाँ पे कंटिन्यूस इवेपोरेशन प्रोसेस चलता ही रहता है, और वो किसकी वजह से होता है, वो सन की हीट की वजह से होता है। और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो हाइट पे जाने के बाद जब गर्मी कम हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है, और कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और जहाँ से जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उनका वेट, वो अपने आप को झेल नहीं पाते, तो वो नीचे की तरफ पानी की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में बरसने लगते हैं। वो लैंड पर बारिश हो सकती है, सी पर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। मतलब बारिश या फिर बर्फ़बारी पानी के फॉर्म में, या फिर बर्फ़ की फॉर्म में बारिश गिर सकती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंटिन्यूसली चेंज होता है, एक वाटर की एक साइकिल बनती है। पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम, और ये प्रोसेस जो है पूरे एनवायरनमेंट में कवर होता है, लैंड से, वाटर से, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए इसमें हमें दिखाया गया है कि पहले एक वाटर बॉडी थी, उससे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, जब ऊपर ठंडा टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर बारिश गई। मतलब ये पूरी एक साइकिल है, ये क्लोज्ड लूप है, ये पूरा का पूरा चलता रहता है। ऐसा कहते हैं कि आज जो आपके घर में पानी है जो बारिश से पड़ा है, हो सकता है वो कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वो बारिश पड़ी हो, वही वाटर साइकिल बन के आज आपके घर में पहुंच गई हो। इस पे आगे यही बोलते हैं। फिर जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, वो है रिवर्स, हमारी जो नदियां हैं, पौंड, तालाब, स्प्रिंग्स जो है हमारे झरने, और ग्लेशियर्स होते हैं, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स, जैसे आप अगर अपने फ्रिज का फ्रीज़र खोलेंगे तो उसमें बर्फ़ जमी हुई मिलेगी, ग्लेशियर्स कुछ इसी टाइप के दिखते हैं। जो ओशन बॉडीज़ होती हैं, सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्टी वाटर होते हैं, ये क्या होते हैं, सी और ओशन बॉडीज़, इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है पानी में, फ्रेश वाटर नहीं होता है। इसकी जो सैलिनिटी होती है, कोई भी वाटर अगर सलीन वाटर है तो उसकी जो सैलिनिटी होगी वो 35 पार्ट्स पर 1000 के अप्रॉक्स होती है, उतनी या उससे ज़्यादा। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को बताया गया है कि वर्ल्ड के जो मेजर सीज और लेक्स हैं उनके बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए, ओहो सीधा नहीं हो पाएगा, चलिए तो हम लोग मैं ऐसी बता देती हूँ आपको, वरना स्क्रीन उल्टी हो जाएगी। देखिए अफ्रीका में जो मेजर रिवर है वो है रिवर नाइल। नाइल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, ये अफ्रीका में है। तो अफ्रीका की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो है नाइल, कॉन्गो, ऑरेंज, और इसका जो इम्पोर्टेंट लेक है अफ्रीका में वो है लेक विक्टोरिया। और जो इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स है कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, ये काफ़ी सारी रिवर्स हैं। रिवर वाला पोर्शन आएगा नहीं, आगे इस क्लास में तो नहीं है, 9th क्लास से स्टार्ट है रिवर्स के बारे में। हाँ, और कैस्पियन सी है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, ब्लैक सी है, डेन्यूब रिवर है यूरोप में, हुआंग ही है हमारी चाइना में, और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो है डार्लिंग रिवर है, इसमें मुरे डार्लिंग बेसिन बनती है। और इसमें जो साउथ अमेरिका है उसमें अमेज़न रिवर है। अमेज़न रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, मतलब इसमें जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, डेली बारिश होती है, इक्वेटोरियल एरिया है,
डेली बारिश होती है। इसकी वजह से जो अमेज़न रिवर है उसकी जो पानी की वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो इम्पॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी, और इसमें दिया हुआ है नहीं मिसिसिपी मिसौरी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। और इसमें लेक कौन कौन से, लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, सॉल्ट लेक सिटी है। और अगर कनाडा में जाएँ हम तो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं ये वर्ल्ड की। और इसमें हमें फिर हाँ ये बताते हैं कि जो ओशन वाटर होता है उसमें सॉल्ट की जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं। तो ओशन के जो वाटर में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। अब हमें बताया गया है कि सैलिनिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है वो होता है कितना, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है वाटर में उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में, मतलब वाटर है 1000 ग्राम, फिर हम उसमें मेजर करेंगे कि इसमें कितना सॉल्ट है, फिर उससे हमें सैलिनिटी पता लगेगी। जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो ओशन की होती है 35 पार्ट्स पर 1000, 35 ppd। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, अब जो वर्ल्ड का 3/4 एरिया तो वाटर बॉडीज़ से ही घिरा हुआ है, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जो 97.3% वाटर है वो तो ओशंस में है, और जो कि सलीन वाटर है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और बाकी बचा हुआ कितना, 2.7% वाटर ही ऐसा है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें से भी 2% तो आइस कैप्स में है, मतलब ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंटार्क्टिक में है, ग्रीनलैंड में है, आर्कटिक में है। और अगर हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स में है, इन सब में जो है वो आइस कैप्स में 2% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। ग्राउंड में है 0.680, टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है, सबसे कम फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है। हर जगह आपको रिवर्स दिखेंगी, हर कोई बात करता है रिवर्स से भी पानी मिलता है, मगर रिवर्स में सबसे कम फ्रेश वाटर मिलता है ओवरऑल, अगर हम सारे सोर्सेज से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है आइस कैप्स में, सबसे कम होता है रिवर में। एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ठीक ठाक होता है, 0.0013%। सॉल्ट टेक्स ये वाला जो टेबल है ना, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर ये तो एक्टिविटी है। हाँ, फिर इसमें आगे बताया गया है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब बातें की गई हैं। अब ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, पहले ब्लू बॉक्स देख लेते हैं कि 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वाटर डे, जब हम एम्फेसाइज करते हैं नीड टू कंजर्व वाटर को। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, सो ये ऐसे बोलते हैं इसमें कि जब हम लोग बेयरफुट मतलब नंगे पाँव घूमते हैं किसी भी बीच पे, तो बहुत ही अच्छी सी मैजिकल सी फीलिंग होती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी रेत होती है, ठंडी हवा आ रही होती है, बर्ड्स की सिंगिंग, और जो ओशन की वेव्स होती हैं उसका भी एक अलग सा म्यूज़िक होता है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो ओशन की जो ये सर्कुलेशन होता है उसको हम 3 वे में कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। एक को हम बोलते हैं वेव्स, दूसरा टाइड्स, और तीसरा करंट। तो हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वेव्स होती क्या है। वेव्स जो है वो फॉर्म होती हैं विंड की वजह से, जैसे कि विंड चलती है, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है वो वेव्स को भी अपनी उसी डायरेक्शन में उठाने की कोशिश करती है, और वो कितनी ऊंची उठेगी वेव वो डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी पे। तो वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ओशन में जो हवा चलती है वो जितनी तेज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ही वेव की हाइट होगी। तो इसमें आगे छोटी सी एक्टिविटी कि आप अगर थ्रो करेंगे बॉल तो वेव के साथ ओशन में, तो जब वेव ऊंची होके आएगी तो वो बॉल आपके पास वापस आ जाएगी। जब वाटर जो है सरफेस ऑफ ओशन पे राइज करता है और फॉल करता है अल्टरनेटिवली, उसको हम लोग बोलते हैं वेव्स। मतलब एक बार पानी उठ गया फिर उसके बाद फिर वो नीचे गिर गया, फिर उठ गया फिर नीचे गिर गया, तो इसको हम ओशन
वेव्स बोलते हैं। और जब क्या होता है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, जो विंड ब्लो करती है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ब्लो करती है ना, तो जो वेव्स बनती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची वेव्स बनती हैं और वो जो है ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अगर ये अंडर वाटर होते हैं, देखिए जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स हैं, ये सारे के सारे अर्थ के सरफेस पे नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं और ये ओशन के अंदर भी होते हैं। तो जब ओशन के अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड्स होती है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ओशन वाटर है उसको शिफ्ट कर देती हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं जिनको हम टाइडल वेव्स कहते हैं और उसको हम सुनामी भी कहते हैं। सुनामी की वेव्स जो है वो 15 मीटर तक की हाइट की भी हो सकती हैं और 150 मीटर की हाइट तक भी वो पहुंच सकती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो मतलब 700 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। तो सोचिए कितनी तेज़ वेव होंगी और वो जब आके शोर पे गिरेगी तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकती हैं। तो जो सुनामी आई थी 2004 में उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था जो कोस्टल एरिया था वहाँ का उसको, और इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट था ना, वो इसमें सबमर्ज हो गया था इस सुनामी में। और इसमें हम फिर इस बॉक्स में बताते हैं कि जो सुनामी आई थी, सुनामी को हम हार्बर वेव भी कहते हैं। इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को वो वेव रिजल्ट कैसे बनी थी, वो अर्थक्वेक से बनी थी। ओशन में अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से वो सुनामी वेव्स आई थी और उसका जो एपिसेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा जावा ये इंडोनेशिया के आइलैंड है और उसके पास ही काफ़ी ज़्यादा जो है अंडमान सी पड़ता है, इसलिए उसका एपिसेंटर जो था इसका अर्थक्वेक का वो तो सुमात्रा पे था, मगर वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करके अरेबियन सी तक पहुंच गया था और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9 था रिक्टर स्केल पे। अगर 7 भी हो ना तो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है और ये तो 9 था, 9 तो बहुत ज़्यादा होता है। और इंडियन प्लेट जो है क्या हुआ था इस वाले अर्थक्वेक में, जो इंडियन प्लेट थी हमारे अर्थ के, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अर्थ के सरफेस में क्रस्ट में काफ़ी सारी प्लेट्स होती है जो मूव करती रहती हैं, काफ़ी स्लो मूवमेंट होते हैं, मगर अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है कि वो प्लेट से टकरा जाती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से जोन ऑफ टेंशन क्रिएट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर से हटने की कोशिश करती है। तो इस ही चीज़ में एक दूसरे के ऊपर आ जाना फिर हटने की कोशिश करना, ये वाली जो प्रोसेस होता है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो काफ़ी इंटेंसिटी का था, अप्रॉक्स 9 रिक्टर स्केल पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन पहुंचाया था। जो ओशन फ्लोर था वो डिस्प्लेस हो गया था अबाउट 10 से 20 मीटर और टिल्ट हो गया था डाउनवर्डली डायरेक्शन, मतलब ओशन जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ धंस गया था 10 से 20 मीटर और जो ह्यूज मास था ओशन के वाटर का वो ऊपर उठ के आ गया था और वो शोर पे पहुंच गया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और जिसकी जो सुनामी वेव थी इसकी जो स्पीड थी वो थी 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड थी जितनी एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की होती है। 800 किलोमीटर पर आवर की वो सुनामी आई थी, 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। इससे मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट जो हमने देखा वो भी डूब गया था। ये जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड श्रीलंका पे पहुँचते पहुँचते तो खैर कम हो गई थी, मगर वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन किया था। और एवरेज जो स्पीड थी मतलब 800 किलोमीटर पर आवर थी जब हमारे अंडमान पे थी, फिर 700 से 900 किलोमीटर, फिर जब आगे पहुँचती है श्रीलंका तक तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई थी, मगर काफ़ी ज़्यादा इसने हमारे इंडियन ओशन में डिस्ट्रक्शन किया था इस सुनामी ने। फिर आगे इसके बारे में यही बताया गया है। फिर अब हमें बताते हैं कि टाइड्स क्या होती है। टाइड होती है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, मतलब ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है, जो एक रिदम सा बनाता है, दिन में 2 बार ऐसा होता है, तो इसको हम प्रोसेस को कहते हैं टाइड। एक जो हाई टाइड होती है वो it is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level, मतलब एक हाई टाइड होती है और होती है फिर उसके बाद लो टाइड। जब हाई टाइड आती है तो वो काफ़ी ऊंची होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वाटर उसमें कैरी करती है अपने साथ और फिर शोर पे आके जब गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे गिराती है। और लो टाइड जब होती है, जब वाटरफॉल्स होता है तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट अपने नीचे वाले लेवल पर रिसीड कर जाता है शोर से। तो हाई टाइड में पानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे चला जाता है, लो टाइड में वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ डेप्थ की तरफ चला जाता है। अब हमें इसमें फिगर में हमें नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बारे में बताया गया है।
तो पहले हम स्प्रिंग टाइड देखते हैं, फिर नीप टाइड देखेंगे। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन, मून और अर्थ बिल्कुल सेम लाइन में होता है। जैसे आप लीनियर लाइन बनाते हैं ना कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है, इस तरीके की ही पोजीशन बनती है स्प्रिंग टाइड में। तो दो तरीके की हो सकता है स्प्रिंग टाइड, एक न्यू मून हो सकता है और एक फुल मून हो सकता है। फुल मून को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, जब हमें चाँद पूरा दिखता है। न्यू मून होता है जब हमें चाँद नहीं दिखता, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सॉरी, अमावस्या। तो हमारा एक होता है फुल मून। फुल मून में क्या होता है, हमारा जो सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर पूरी तरीके से पड़ती है, तो अर्थ से वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। जो हमारी फर्स्ट वाली फिगर है वो फुल मून की है। न्यू मून में क्या होता है, सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो सन की लाइट मून पर पूरी तरीके से नहीं पड़ती, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे वाले जो केस होते हैं, जब बिल्कुल लीनियर जो अरेंजमेंट होता है, स्प्रिंग टाइड का केस जो बनता है, उसमें क्या होता है, जो टाइड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल और ऑफ सन एंड मून है वो दोनों के दोनों अर्थ पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो जो टाइड्स क्रिएट होती है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। सन और मून के जब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स हमारी बनती हैं, ठीक है। और जब नीप टाइड वाला केस होता है, नीप टाइड में ये एक दूसरे से अलग अल्टरनेट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए अर्थ बीच में है, एक तरफ सन है और अर्थ के ऊपर साइड मून है। मून जब अपने 4 क्वार्टर्स में होता है ना, तब हमारी नीप टाइड वाली कंडीशंस बनती हैं। इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर एक्ट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं तो काउंटर एक्ट करने लगते हैं। जब काउंटर एक्ट करते हैं तो हमारी नीप टाइड बनती है, काफ़ी छोटी टाइड्स बनती हैं। तो हमारी दो तरीके की टाइड्स हो गई, स्प्रिंग टाइड हाई टाइड्स होती हैं, और जो नीप टाइड होती हैं वो लो टाइड्स होती है। नीप टाइड में हमारा जो लेवल होता है वाटर का वो अपना लोएस्ट लेवल पे होता है। और जो हाई टाइड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है नेविगेशन में। मतलब जैसे कि जो सेलर्स होते हैं वो बोट चलाते हैं और ट्रैवल करते हैं, उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। तो जब हाई टाइड्स वाला टाइम होता है वो नेविगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब वाटर राइज करता है फिर उसके बाद जब वो नीचे गिरता है तो शोर के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच जाता है, और इसकी वजह से शिप्स जो हैं हार्बर पे, मतलब हार्बर होता है जैसे जहाँ पर समुद्र वो ओशन वाला, जो ओशन से लैंड वाला जो एरिया जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं वो हार्बर होता है। तो हार्बर पे शिप्स इजीली पहुँच जाते हैं। हाई टाइड्स फ़िशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस जो हैं वो बिल्कुल किनारे के पास, शोर के पास आ जाती हैं, और जिसकी वजह से फिशरमैन जो होते हैं आसानी से फिशेस को पकड़ लेते हैं। और राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, एक जो है राइज एंड फॉल टाइड्स जो है ये कई कंट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो हाई टाइड्स के 3 बेनिफिट्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ में और मेंस के आंसर राइटिंग में, या फिर आपके किसी भी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज़ में तो बहुत बनती है कि हाई टाइड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। फिशिंग में फ़ायदा है, शोर के पास आ जाती हैं, नेविगेशन में फ़ायदा है, और हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं। ओशन करंट जो होता है ना, जो पानी फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही हमारा ओशन करंट होता है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। जो ओशन करंट होते हैं वो वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। जनरली जो है वो वार्म करंट ओरिजिनेट करते हैं इक्वेटर पे। क्यों इक्वेटर पे क्यों ओरिजिनेट करते हैं वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटर पे जो सन की रेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीधी पड़ती हैं और कम एरिया में ज़्यादा सन रेज़ होती हैं, इसकी वजह से इक्वेटर पे गर्मी होती है। तो जब लैंड पे गर्मी है तो ओशन पे भी गर्मी होगी, इसलिए इक्वेटर पे वार्म करंट्स होते हैं। और पोल के में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए पोल में जो है वो कोल्ड करंट होते हैं। कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं वाटर पोल या फिर हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ या फिर ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ। और इसी तरीके से जो एक वार्म करंट होते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। और जो एक कोल्ड करंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है लैब्राडोर करंट, जो है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे। और गल्फ करंट जो है वो है हमारा वार्म ओशन करंट। ओशन करंट इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया को, क्योंकि जो वार्म करंट है वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को गर्म कर देंगे, कोल्ड करंट किसी भी एरिया के टेम्परेचर को ठंडा कर देंगे। वार्म करंट्स जो है ये जो जब
सॉरी वार्म और कोल्ड करंट्स जब मिलते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, क्योंकि क्या होता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स का बूम बहुत ज़्यादा होता है। जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो फिशेस भी ज़्यादा होंगी, जहाँ पर खाना ज़्यादा होगा वहाँ पे फिशेस को भी मज़ा आएगा, तो इसलिए ये वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि जापान के ईस्टर्न कोस्ट में और अमेरिका के नदर्न कोस्ट में, सॉरी अमेरिका और जापान दोनों के ईस्टर्न कोस्ट में ही वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे फिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मगर जो एरिया वार्म और कोल्ड करंट मिलने वाला जो एरिया होता है ना, वो नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग आ जाता है, धुंध हो जाती है वहाँ पे, इसलिए नेविगेशन के लिए तो अच्छा नहीं है ये वाला एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, मगर फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम देख लेते हैं कि वार्म और कोल्ड ओशन करंट थोड़े इंपॉर्टेंट वाले कौन से होते हैं। कोल्ड करंट कम है तो हमें उन्हें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। लैब्राडोर करंट है, ये देखिए, और मैं आपको स्केच लेके बता देती हूँ लैब्राडोर करंट कहाँ पे प्रेशर लेते हैं। ये देखिए, ये लैब्राडोर करंट है, ये कोल्ड करंट है, जो ब्लू में है वो कोल्ड करंट है। और ये हम्बोल्ट करंट, जिसको हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में है, पेरू के साइड में। कैनरी करंट है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, और बेंगुएला करंट है फिर से अफ्रीका के सदर्न वेस्टर्न कोस्ट पे, और एक हमारा ओयाशियो करंट है, ये है जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ये मेनली 5 जो है हमारे, ये 5 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोल्ड करंट्स हैं। और एक हमारे यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट भी हमें मिलता है, और एक हमें यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट मिलती है, जो कोल्ड करंट है, जो ऊपर जाके वार्म करंट बन जाता है। तो इनको आप काफ़ी अच्छे से आपको याद करने की ज़रूरत है। ये पूछे जाते हैं कि कौन से कोल्ड करंट्स हैं, कौन से वार्म करंट है। तो लैब्राडोर करंट और कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट, लैब्राडोर और हम्बोल्ट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी हाँ पूछा जाता है कई बार कि बेंगुएला करंट जो है वो अफ्रीका के कौन सी साइड पे है। तो जो बेंगुएला करंट है वो अफ्रीका के वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न साइड पे है। कैनरीज कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे। ये हो गए हमारे कोल्ड करंट्स। अब वार्म करंट कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए अलास्का करंट है, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम कई लोगों को लगता है कि जो गल्फ वाला एरिया नॉर्मली हम बोलते हैं जहाँ पे पेट्रोल मिलता है, ये वाला एरिया सऊदी अरब वाला, मगर ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसका यहाँ पे भी तो ये है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला एरिया है, तो इसलिए इसका भी नाम गल्फ स्ट्रीम है। ये नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पे है, और ये भी वार्म करंट है। और ये देखिए ब्राज़ीलियर करंट है, और फिर यहाँ पे अगुलाज है यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे अफ्रीका के। और इक्वेटोरियल जिसके आगे लगा होगा वो तो वार्म करंट ही है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। फिर हमारा मतलब आप फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वाले हम लोग को करने हैं। अब आगे देखते हैं, आगे तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।